अभी सूर्य की किरणों ने सोना नहीं बरसाया था, किंतु चहचहाते हुए पक्षियों ने अपना संदेश सुनाना प्रारंभ कर दिया था। माँ ने उठते ही बेला को उठाना चाहा, पर वो यौवन की निद्रा में यूं बेसुध थी मानो बरसों से सो रही हो। माँ ने जब पूना जाने वाली गाड़ी का वर्णन किया तो वो अर्धनग्न अवस्था में बोली, माँ जी, नींद बहुत आई है, मुझसे उठा ना जाएगा। तो बेटा, गाड़ी छूट जाएगी, माँ ने समीप होकर कान में कहा। तो क्या हुआ, शाम की गाड़ी पकड़ लूंगी। बेला के इस उत्तर पर उसे हंसी आ गई। उसी समय आनंद ने उसकी हंसी सुनकर भीतर प्रवेश किया और कहने लगा, माँ, ये आधुनिक तितलियां यूं ना जागेंगी, इन्हें बेड टी चाहिए। आनंद का स्वर सुनते ही बेला निद्रा में चौकन्नी हो गई। माँ बाहर चली गई तो आनंद बोला, मेम साहब उठिए, कहीं पूना 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 लगा रखा है। जाना मुझे है और चिंतित आप लोग हैं। आंखें खोलकर कड़े स्वर में वो बोली। उसके कड़ेपन में भी एक माधुर्य था जिसने आनंद को मौन कर दिया, और वो मूर्ति बना उसके वक्स के उभार को देखने लगा, जो अंगड़ाई लेते समय सौंदर्य का केंद्र सा बन गया था। काले रंग के अंग्रेजी ढंग के ब्लाउज और गरारे पर काली चुनरी जिसमें मुकेश के टुकड़े यूं लग रहे थे मानो अंधेरी रात में आकाश पर तारे। उसका गोरा और गोल मुख चंद्र की भांति दृश्य की शोभा बढ़ा रहा था। सादापन आनंद को बहुत प्रिय लग रहा था, किंतु ना जाने आज बेला को देख क्यों उसके विचार डगमगाने लगे। उसे अपने फीके जीवन में एक अज्ञात मिठास अनुभव होने लगी, जो बार बार उनके मन को गुदगुदा रही थी। वो नशे में इतना बेसुध था कि ये भी ना देख सका कि बेला उसे कब से घूरे जा रही है और उसे मूर्ति बने देख अपनी सफलता पर गर्व कर रही है। यह देख वो कांप सा गया और मुख दूसरी ओर मोड़कर बोला, इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है, तुम्हें पूना तो जाना ही है। वो तो मैं भी जानती हूँ, परंतु नदी पर आकर प्यासी लौट जाने को जी नहीं चाहता। क्या? वो इस पर फिर कुछ घबरा सा गया। जी चाहता है खंडाला के पर्वतों में घूमूं फिरूं, ना जाने ऐसा अवसर फिर कब मिले। पर तुम्हें तो सहेली के विवाह पर जाना है कल, आज की छुट्टी, और फिर ऐसा अवसर कभी हाथ नहीं आएगा। जलपान करते समय भी बेला ने सवेरी की गाड़ी पर न जाने का कारण यह बताया कि वो खंडाला के आसपास के स्थानों को देखना चाहती है। उसे अकेला देख आनंद के पिताजी बोले, बेटी, मेरी या आनंद की माँ की बूढ़ी हड्डियों में तो अब इतना साहस है नहीं कि तुम्हारा साथ दे। यदि चाहो तो आनंद को अपने साथ ले जाओ। बेला को और क्या चाहिए था, वो झट बोली, कहते तो आप ठीक हैं, परंतु क्या ये भी मानेंगे? क्यों नहीं, और घर में बैठा बैठा क्या करेगा? आनंद के पिता आनंद की ओर देखते हुए बोले। यह सोचकर कि इसी बहाने इतवार का दिन अच्छा बीत जाएगा, आनंद ने भी सहमति दे दी और दोनों तैयार होने लगे। आनंद ने माँ को खाने पीने का सामान तैयार करने को कह दिया और उन स्थानों को याद करने लगा जो वो बेला को दिखाना चाहता था। उसे संध्या का ध्यान आया, जो उसे कई बार कह चुकी थी कि विवाह के पश्चात सुंदर पर्वतों के प्राकृतिक जीवन में शहर के बनावटी जीवन को भूल जाएंगे। इसका विचार आते ही वो पल भर के लिए एक अनजान डर से कांप गया। आज भी आकाश बादलों से घिरा हुआ था। काले काले बादलों के नन्हे नन्हे टुकड़े पहाड़ियों में उड़ते हुए बड़े भले लग रहे थे। जहाँ भी वे जाते धुंध छाई मिलती। बेला व आनंद इन्हीं बादलों में खोए अनजान मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। बेला आज सफ़ेद धुंध में नीली पैंट और ब्लाउज में अति सुंदर लग रही थी, और कभी कभार जानबूझकर वो किसी पत्थर से टकराकर गिरने लगती तो तुरंत आनंद बढ़कर उसे बाहों में संभाल लेता और दोनों एक दूसरे के स्पर्श करते ही मुस्कुरा उठते। इसी खेल में आनंद के होठों की मुस्कान उसके हृदय की धड़कन बन जाती और व्याकुलता से बंध पक्षी की भांति वो उड़ने के लिए फड़फड़ाने लगता। वो सोचने लगता कि कितना अंतर है दोनों में। एक जल कण थी और दूसरी ज्वाला। यदि संध्या से पहले उसकी भेंट बेला से हो गई होती तो। महाशय, किस विचार में खोए हैं? बेला के इन शब्दों ने उसे चौंका दिया। वो पुल की ओर बढ़ा जिसके जंगले का सहारा लेकर बेला खड़ी थी। बेला, आनंद ने उसके समीप आकर धीमे स्वर में कहा। कहिए, वो जेब का रेशमी रुमाल निकालकर सर पर बांधते हुए बोली। कहीं तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो कितनी बड़ी भूल का शिकार हो जाएंगे। तो क्या हुआ? उसने असावधानी से उत्तर दिया। उसे सुलझाना भी तो हमारा ही काम है। ठीक कहती हो, किंतु सुलझाते सुलझाते
प्राय पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि जीवन बहुत छोटा है, इसे जैसे भी बन पड़े अच्छा व्यतीत करो। अच्छा तुम ही कहो, क्या करना चाहिए? बीता समय भूल जाओ और भविष्य में क्या होगा ये बात सोचो। तो फिर यह सोचो अब क्या है? वह बात बदलते हुए बोली, यह देखो नदी का जल, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने चांदी बिखेर दी हो। आनंद ने यूं अनुभव किया जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वो उसकी बात सुनकर अवाक सा उसकी मद भरी आंखों की ओर देखता रहा। हाँ, फिर अचानक उसने बेला का हाथ पकड़ उसे अपने समीप खींचकर झटका सा दिया और वो मछली की भांति तड़पती हुई उसकी बाहों में आ गई। दूसरे ही पल वो अपने शरीर को सिकोड़कर उसकी बाहों से छटपटाकर निकल गई और बोली, ऐसी भी क्या बेचैनी? पत्थर हृदय को मोम जो बनाना है। आनंद उसकी ओर फिर बढ़ते हुए बोला। बेला अंगूठा दिखा उसे चिढ़ाती हुई भाग निकली। आनंद भी उसका पीछा करने लगा। विचित्र दृश्य था। सुहावने बादलों की छाया में वो नदी के किनारे किनारे भागी जा रही थी और आनंद उसके पीछे, एक कंधे पर कैमरा और दूसरे पर टिफिन का डब्बा लटकाए। कुछ समय बाद वो रुक गया और अपनी चाल को धीमा कर दिया। बेला ने जब देखा कि उसका साथी हार मान गया है तो वह वापस लौट आई और हंसते हुए बोली, स्त्रियों की प्रतियोगिता में दौड़ भी ना सके। आनंद चुप रहा और गंभीर सा मुंह बना उसकी ओर बढ़ता गया। पास आकर बेला ने वही बात दोहराई। आनंद ने उत्तर तो नहीं दिया, बल्कि निकट आते ही झपट कर उसे आलिंगन में ले लिया, मानो कोई पक्षी अपने आखेट की प्रतीक्षा में हो। बेला इस पर तिलमिला उठी और मचलते हुए बोली, ये धोखा है, पकड़ना था तो अपने बल से दौड़कर पकड़ा होता। पुरुष स्त्रियों को बल से नहीं, बुद्धि से पकड़ते हैं। आनंद ने उसे छोड़ दिया और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी का स्वर तैरते बादलों से टकराकर अपने पीछे एक मधुर गूंज सी छोड़ गया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल पार करके सामने की झील की ओर चल पड़े। टिफिन का डब्बा उन्होंने नहर के चौकीदार के पास रख दिया। तीनों ओर से पर्वतों से घिरा नीला गहरा स्वच्छ जल, जो सीमेंट के ऊंचे बांध ने रोका हुआ था, बड़ा सुंदर लग रहा था। बेला के कहने पर आनंद ने वार्डन से मोटर बोट ली और दोनों उस पर बैठ झील में उतर गए। दोनों चुपचाप लहरों को देखते जा रहे थे। जैसे जैसे नाव गहराई में बढ़ती, आनंद को लगता जैसे वो स्वयं गहराई में उतरता जा रहा है, जहाँ से उसका उभरना असंभव हो जाएगा। बेला चंद ही पलों में उसके जीवन पर इतनी छा गई थी कि वो सधे हुए पक्षी की भांति उसके संकेत पर नाच रहा था। यदि ये रहस्य खुल गया तो संध्या क्या सोचेगी? संध्या का ध्यान आते ही उसे चक्कर सा आ गया। उसे लगा जैसे झील की हर तरंग में संध्या की छाया उसे कुछ समझा रही हो। आनंद ने नाव की गति तेज कर दी। दूसरे किनारे पर पहुंचकर आनंद ने नाव को तट पर लगा दिया और बेला को उतरने के लिए हाथ का सहारा दिया। जब आनंद नाव को ठीक जमा रहा था, बेला ने भागकर सामने के पत्थर पर कैमरा सेट करके रख दिया और स्वयं उसकी कमर में हाथ डालकर तस्वीर खींचने लगी। आनंद को इसका ज्ञान तब हुआ जब तस्वीर खिंच जाने पर वो कैमरा उठाकर भागी। आनंद ने कैमरा उससे छीन लिया और उसे नाव के बीच खड़ा करके उसकी तस्वीर उतारने लगा। बेला ने ऊंचे स्वर में पूछा, तस्वीर किस ढंग में हो? आनंद बोला, नेचुरल पोज में, यूं तनिक झुककर। आनंद ने दोनों हाथ उसकी कमर में डालकर उसे घुमाना चाहा। बेला ने उठी हुई दोनों बाहें उसके गले में डाल दी और बोली, कहो तो यूं। आनंद ने मुस्कुराकर उसके दोनों हाथ दोबारा ऊपर उठा दिए। उसकी आंखों के उन्माद और वक्स के तीखे उभार को देख आनंद शीघ्र ही परे हट उसकी तस्वीर लेने लगा। दोनों बढ़ते बढ़ते पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गए और बादलों की ओट में खो गए। आनंद ने बेला की कमर में अपना हाथ डाल दिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से कुछ कहना चाहती थी, परंतु कह नहीं सकती थी। यूं लगता है जैसे धरती छोड़ आकाश में उड़े जा रहे हो। बेला ने आनंद के पास आते हुए कहा। आकाश में उड़ तो जाएंगे, यदि लौट ना सके तो? आनंद ने पूछा। तो क्या वहीं रह जाएंगे? सुना है स्वर्ग भी वहीं है। जहां हम हैं वहां भी तो स्वर्ग है। धुंध के बादल कुछ ऊपर उठे तो दृश्य साफ हो गया। दोनों एक खुले स्थान पर पहुंच गए, जहां से नीचे देखने पर लगता था जैसे बादल नीचे धरती पर हो और स्वयं आकाश पर। दूर एक भयानक शोर सुनाई दे रहा था। बेला ने पूछा, वो क्या है? झरना, लोनावाला की पहाड़ियों में सबसे बड़ा झरना। हाँ, लोनावाला। अब हम खंडाला से दूर लोनावाला की सीमा में हैं।
जहाँ हम खड़े हैं इसे टाइगर पॉइंट कहते हैं। तो क्या यहाँ टाइगर शेर भी होते हैं? बेला भय से आनंद से लिपट गई। हाँ बेला, शेर, बब्बर शेर, किंतु हमें वो कुछ नहीं कह सकते। वो कैसे? आओ तुम्हें दिखाऊं।